नमस्कार दोस्तों। 610, 622, 632। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और इसका इस वीडियो से क्या लेना देना है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये है क्या, यह मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये वीडियो फैंसी नहीं है, क्योंकि मेरा एक रिसर्चर होने के नाते मैं ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट पर रिसर्च कर चुका हूँ, तीसरे पर चल रहा है। मेरा फोकस क्वालिटी कंटेंट पर होता है जो आपके करियर में मदद करे, क्योंकि मेरे चैनल करियर की बात का उद्देश्य ही यही है कि सबको करियर को ग्रो करने में उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना। तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियो को मिस ना करें। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और सब्जेक्ट को समझ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्यों कहा 610, 622 और 632, और इसका आज के इस वीडियो से क्या संबंध है, या जो मैं करंट अफेयर्स को डील करता आ रहा हूं उसका इससे क्या लेना देना है, मैं क्यों आज इसकी बात कर रहा हूं। आइए समझते हैं। 610 ईस्वी में सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को इस्लाम के बारे में बताना चाहता हूं। 610 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग पाक कुरान के नाम से जानते हैं, जो अल्लाह का मैसेज है। वो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 622 ईस्वी में क्या हुआ, क्योंकि उस समय लोग कबीले में रहते थे, और जो कबीले होते थे वो आपस में कई चीजों पर, धार्मिक मान्यताओं और रहन सहन, खान पान, सामाजिक तौर तरीके, ऐसे बहुत सी वजह होती थी जिसकी वजह से एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसी कई चीजें थी जिन्होंने मोहम्मद साहब को मजबूर कर दिया। उन्होंने मक्का को 622 ईस्वी में छोड़ दिया और वो मदीना में शिफ्ट हो गए। इसलिए मक्का और मदीना का दोनों का एक अपना अलग महत्व है। तीसरा मैंने बोला 632। 632 को क्या हुआ था? 632 को मोहम्मद पैगंबर साहब इस दुनिया को छोड़ करके, पैगंबर मोहम्मद साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, वो अलविदा कह दिए। अब आप सोचोगे कि मैं इसको आज की डेट में इन टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूं, तो इसका आंसर आगे आपको मिलने वाला है। आपसे मैं फिर अपील करता हूं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको बहुत ही रोचक जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए समझते हैं चीजों को। इस्लाम में दो प्रमुख चीजें होती हैं। एक तो जो उनका सबसे महत्वपूर्ण किताब है, धार्मिक किताब, जिसको हम पाक कुरान के नाम से जानते हैं, और दूसरा हदीस। हदीस क्या है? जो मोहम्मद साहब के, जो वो बातें किया करते थे, जो उनकी जीवनी थी, उन सब चीजों को पांडुलिपि किया गया अरबी भाषा में, तो उसको हदीस कहते हैं। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो कि जो वो प्रवचन दिया करते थे लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा करने के लिए, क्या करें क्या ना करें, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे जो मोहम्मद साहब को सुनने वाले थे, तो उन सब बातों को एक जगह लिख दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। उसी को हम लोग हदीस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट को और आज के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने करियर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने जा रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, तब भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
तो 610 जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उनके पास कुरान आया। 622 जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए। 632 जब मोहम्मद साहब इस दुनिया को अलविदा कह दिए। जब तक मोहम्मद साहब इस दुनिया में थे तब तक सभी मुसलमान थे। ये चीज आप लोगों को शायद कोई नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही मोहम्मद साहब का निधन हुआ, मोहम्मद साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तो जो कबीलाई लोग थे उनके बीच में, क्योंकि सब एक जैसा तो सोचते नहीं है, तो उन सब के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कुछ लोगों का मानना ये था कि जो हमारे खलीफा होंगे, यानी जिनके हम नक्शे कदम पर चलेंगे, वो मोहम्मद साहब के ही परिवार से कोई होना चाहिए। चाहे उनका वारिस किसी को भी बना दो, उनके भाई को बना दो, भतीजे को बना दो, उनके दामाद को बना दो, किसी को भी बना दो, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कुछ लोगों का कहना यह था कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम लोग मिल करके और अपने खलीफा का चुनाव करेंगे। खलीफा का मतलब जिसके बातों पर हम लोग अमल करेंगे, जिसको हम फॉलो करेंगे, जो वो कहेगा हम उसी को करेंगे। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई और इतिहास के पन्ने ये बताते हैं कि इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा खूनी संघर्ष भी हुआ। अंततः क्या हुआ कि यहाँ से दो पार्ट हो गए। एक पार्ट जिन्होंने मोहम्मद साहब के जो भी वारिस थे, जो उनके रिलेटिव्स थे, उनको मानने वाले बन गए, और दूसरे जिन्होंने खुद से मिलकर के अपने लिए एक खलीफा का चुनाव किया। तो जो मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग थे, जो उनके वारिस को अपना खलीफा मानने वाले लोग थे, वो आगे चल करके शिया कहलाए। और जिन लोगों ने खुद से मिल करके और अपने लिए किसको वो अपना लीडरशिप देते हैं, किसके कहने के अनुसार चलेंगे, ये आप सोचो 632 ईस्वी के आसपास जो जिन लोगों ने ये प्रक्रिया को अपनाया वो सुन्नी कहलाए। दुनिया में 85% सुन्नी है और मात्र 15% ही शिया है। अब आप डॉट्स को जोड़ो। एक चीज मैं और भी बता दूं कि 7वीं शताब्दी से इस्लाम का प्रसार अरब से बाहर दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ और आज 57 कंट्रीज हैं जहां पर इस्लाम को फॉलो किया जाता है, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा धर्म भी है। चलिए अब डॉट्स को जोड़ते हैं। ये शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट जो उस समय शुरू हुआ था 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में, वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है। मैं इसीलिए बोला था कि आप लोगों को इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ी देर में समझ आएगा। तो शिया और सुन्नी, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है। शिया आज भी सोचते हैं कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप उनके पास होना चाहिए। सुन्नी आज भी ये उनका मानना है कि लीडरशिप उनके पास होनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सदियों से चला आ रहा है और ये कब तक चलता रहेगा इसको कोई नहीं जानता। अब आते हैं करंट अफेयर्स में और इन डॉट्स को जोड़ते हैं। कैसे? जो ईरान है वो एक शिया बाहुल्य देश है। वहां पर करीब करीब 95-96% शिया है और बाकी अन्य है। और इजराइल, वहां पर यहूदी है सबसे ज्यादा। तो शिया, सुन्नी और यहूदी, इन तीनों की कभी भी आपस में नहीं बनती है, या यूं समझे कि इस्लाम और यहूदी, इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है। तो इस लिहाज से ईरान में, क्योंकि पिछले 45-46 सालों से काफी कट्टरपंथ आ गया था,
तो वो लोग इसराइल को अपने बीच में देखना पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इसराइल को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए खामनेई साहब, जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया इसराइल ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जलसे में अक्सर ये बात कही जाती थी, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। तो इतनी घृणा, इतना नफरत इन दो देशों के बीच में था। और इसराइल अपने प्रोटेक्शन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, अलग अलग रिसर्च कर रहा था, डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा था। और ईरान इसराइल को मारने के लिए और इस्लामिक वर्ल्ड में अपना लीडरशिप प्रूफ करने के लिए रिसर्च पर काम कर रहा था, मिसाइल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा था, ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं एटॉमिक पावर बनने की दिशा में भी काम कर रहा था। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट को आपको समझना पड़ेगा। ईरान मुस्लिम वर्ल्ड 57 जो है उनका सर्वोच्च नेता बनना चाहता था। इसराइल खुद को कैसे, क्योंकि जब आपको मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि इसराइल का क्षेत्रफल बहुत छोटा सा है, उस पर अक्सर हमले होते रहते हैं। तो वो अपने डिफेंस के लिए अपने को हमेशा तैयार रखता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम के लोग बहुत ही अच्छे, उनका आईक्यू लेवल होता है, उनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। और उनके जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी काफ़ी बेहतर होते हैं। इसीलिए उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है। अब डिस्कस करते हैं कि इन सब बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या लेना देना है। तो आप ये समझो कि जो अरब देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। दुबई, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब देशों का अपना एक इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सुन्नी देश हैं, इनकी ईरान से पटती नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया था कि बहुत से देशों को अमेरिका ने बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और उस प्रोटेक्शन को देने के लिए उसने एक बोला कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा, मैं अपना एयर बेसेस, अपने डिफेंस सेंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश करूँगा, और मैं इंश्योर करूँगा कि अगर कोई भी आप पर हमला करता है तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ। इसके बदले में आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी, जहाँ पर मैं अपने इक्विपमेंट्स को रख सकूँ, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स का सेटअप कर सकूँ, ताकि आप लोगों के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो उससे आप बच सको। ठीक है। तो इस वजह से ईरान इन देशों से और नफरत करने लगा, क्योंकि ये अमेरिका को अपने जमीन भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे। और अमेरिका क्या करता था, क्योंकि ईरान कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकता था, उसकी बात को नहीं मानता था, तो अमेरिका ने उसके ऊपर जितने भी सैंक्शंस हो सकते थे सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। एक तरह से वो उसको दुनिया से अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर ली थी। तो ईरान के जितने लोग हैं, रिजीम थी, तो वो तो वैसे ही चिड़ी पड़ी थी कि यार हमारे ऊपर ही सैंक्शंस सारे लगाए जा रहे हैं ये, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानता था, अमेरिका की बातों को नहीं मानता था। बस इतना सा रीजन था। अब आप इस चर्चा को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। जब ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया, तो इसमें सबके अपने इंटरेस्ट थे। इसराइल का इंटरेस्ट क्या था कि ईरान को इस तरीके से नेस्ता नाबूद किया जाए कि उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज, और अगर जो भी 400 केजी सो कॉल्ड रिच यूरेनियम है वो समाप्त हो जाए, और वो हम पर हमला ना कर पाए। अमेरिका का क्या था कि एक तो उसको इसराइल का सपोर्ट करना था, दूसरा उसको तेल पर कब्जा करना था ईरान के, जैसे कि वेनेजुएला में किया। अमेरिका चाहता था कि ईरान का तेल कब्जा कर ले, वेनेजुएला का तेल कब्जा कर ले, और पूरी दुनिया पर उसका आधिपत्य हो जाए तेल के मामले में।
यूएई का अपना क्या इंटरेस्ट था? यूएई को हमेशा थ्रेट रहता था ईरान से। उसको लगता था कि ईरान उस पर कभी भी हमला कर सकता है। या वैसे भी ये जो मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझाया, इन सब वजह से भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जो शिया बाहुल्य कंट्रीज हैं, वो सॉरी जो सुन्नी बाहुल्य कंट्रीज हैं, वो ईरान को पसंद नहीं करते। तो ये शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका भी एक एंगल था। तो इस वजह से इन लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इस लड़ाई में ईरान के विरुद्ध जो भी ये कर सकते थे, इन लोगों ने किया। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसको शॉर्ट में आज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं फिर से अपील करूँगा कि पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नाटो देश थे, उन्होंने अपनी एक ग्रुप मीटिंग की है, और उस मीटिंग का भी कंक्लूजन 100% ऑथेंटिक डेटा के साथ नहीं आया है। यही है कि शायद यही डिस्कशन पॉइंट रहा होगा कि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। जब तक ये नहीं हार जाते, तब तक इनको जैसे भी हो हम लोग झेल लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार मिड टर्म इलेक्शन हार गए डोनाल्ड ट्रंप, तो प्रेसिडेंट तो रहेंगे, लेकिन उसके उनके पास कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं रहेगी। दूसरा और सबसे शॉकिंग, ओरेकल ने 12,000 इंडियन इंजीनियर्स को एक साथ एक झटके में फायर कर दिया। मैं आप लोगों से हमेशा से कहता आ रहा हूं कि इस वार का असर आईटी सेक्टर पर बहुत बुरा पड़ेगा, अन्य क्षेत्रों पर तो पड़ेगा ही। एक साथ 12,000 इंजीनियर्स को सुबह 6 बजे एक ईमेल आती है कि आज से आपको नौकरी नहीं करना, आज से आपकी नौकरी गई, आज तक आपने जो भी सर्विसेज दी उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, दुनिया में हलचल काफी तेज है, और अभी भी एक अनस्टेबल कंडीशन बनी हुई है। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। यह एक सामान्य एनालिसिस नहीं होती है। जिसने इतने सारे एकेडमिक्स ले रखे हैं, जिसने दो दो सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रखे हैं, तीसरे सब्जेक्ट पर जो रिसर्च कर रहा है, और जो आप लोगों के लिए ऑथेंटिकेटेड डेटा लाता है। मैं तो बोलता हूं कि आप मेरे डेटा का जो भी मैं स्टेटमेंट्स देता हूं, उसका की फैक्ट आप जहां चाहे वहां चेक कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों के साथ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।